नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक कुछ नया नहीं है। आज भी हम अपनी कक्षा में मैं पिछली कक्षा के शीर्षक अर्थात शब्द संपदा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे शब्द संपदा में शब्दों के वर्गीकरण का तीसरा आधार अर्थात अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द संपदा भाग 1 में हमने शब्द किसे कहते हैं और शब्द की परिभाषा, शब्द के मुख्य 2 प्रकार सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द तथा साथ ही शब्द के वर्गीकरण के 4 आधार हमने पढ़े कि 4 आधार कौन से होते हैं। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर हमने शब्द के वर्गीकरण के 4 आधार पढ़े। शब्द संपदा भाग 2 में हमने पढ़ा बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। बनावट के आधार पर शब्द के हमने 3 प्रकार पढ़े। पहला रूढ़ी शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ी शब्द। शब्द संपदा भाग 3 में हमने पढ़े उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिसमें हमने पढ़े तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे शब्द संपदा भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। और अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकारों का परिचय मैं इस प्रकार नहीं दूंगी, उनके बारे में मैं आपको कुछ अलग अंदाज में बताऊंगी, अपने अंदाज में बताऊंगी। तो जो इस प्रकार है, देखिए। हिंदी भाषा क्या खूब सिखाती, शब्द के अनेकों अर्थ बताती। जिन शब्दों का एक अर्थ हो वो एकार्थी शब्द कहलाएं। जो शब्द किसी का विपरीत अर्थ दे वो विपरीतार्थक शब्द बन जाए। जिस एक शब्द के अनेक अर्थ हों वो अनेकार्थी शब्द कहलाएं। जहाँ अनेक शब्द मिलकर एक ही अर्थ बताए वे सभी शब्द मिलकर एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द कहलाएं। जो शब्द श्रोता एक समान सुने पर ये अर्थ भिन्न भिन्न दर्शाएं। सुनो ध्यान से प्रिय पाठकों, वे सभी शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाएं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज के अर्थ के आधार पर हमारे शब्द के प्रकार कौन कौन से हैं, जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन अब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है शब्द संपदा भाग 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार से क्या तात्पर्य है। देखिए, प्रत्येक शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है जिसे हम मूलार्थ या मुख्य अर्थ कहते हैं। कई बार शब्द का अर्थ वाक्य के अनुसार या फिर वक्ता की कथन शैली के अनुसार शब्द का अर्थ पर निर्भर करता है और शब्द मूलार्थ से दूर अन्य प्रकार का अर्थ भी प्रकट करता है। तो इसी आधार पर शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदी शब्दकोश है वहाँ पर अनेकों शब्द हैं, शब्द भंडार है, शब्द भंडार विशाल है और प्रत्येक शब्द के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। जहाँ यहाँ प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, वहीं पर हमारे हिंदी शब्द भंडार में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ देता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग तो शब्द हैं परंतु सब मिलकर एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। और कई बार ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे हैं और लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। और कई शब्द ऐसे हैं कि एक ही शब्द से कई अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार के सभी शब्दों को दृष्टिगत करते हुए अर्थ के आधार पर शब्द के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, चौथा है विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द, और 5वां है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो ये तो थे हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है। एकार्थी शब्द जो शब्द सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ से ही प्रकट होता है एकार्थी अर्थात एक अर्थ वाले शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्दों का एक ही मुख्य अर्थ होता है
मुख्य रूप से ये इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? व्यक्तिवाचक शब्द और जातिवाचक संज्ञाएं एकार्थी शब्द के अंतर्गत आती हैं। एकार्थी शब्द का एक मुख्यार्थ और मूलार्थ एक ही होता है। उसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन उस शब्द का कुछ अन्य अर्थ नहीं हो सकता। तो इसलिए एकार्थी शब्द वही होते हैं जिसका एक अपना मुख्य अर्थ होता है और वह उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसका हम कुछ अन्य अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आगरा का कुछ अन्य अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार सेना का भी अन्य उदाहरण नहीं होता। हिमालय, पेड़ का एक दूसरा शब्द हो सकता है वृक्ष का अर्थ भी क्या होता है? पेड़ ही होता है। तो इसी प्रकार से इसीलिए मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया कि एकार्थी शब्द वही होगा जिसका अपना एक ही अर्थ होगा। ठीक है। पुस्तक, माँ, महात्मा गांधी और विद्यालय, ये शब्द एकार्थी शब्द हैं और इनका एक ही अर्थ होता है। ये अन्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। इसके बाद आता है कृति का अर्थ होता है रचना, निपुण, कुशल। अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य। अपराध अर्थात कानून के विरुद्ध कार्य, जो कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसे अपराध कहते हैं। तो इसका भी अपना एक ही अर्थ है। सम्राट अर्थात राजा, अनुराग अर्थात प्रेम और ईश्वर अर्थात प्रभु। तो ये सारे ही जो हैं ये एकार्थी शब्द हैं। इन्हें हम किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं करेंगे और कहीं भी किसी भी वाक्य या भावानुसार इनका कोई भी अन्य अर्थ प्रकट नहीं होता है, कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। ये जो अर्थ दे रहे हैं उसी अर्थ में इनका प्रयोग किया जाएगा, उसी अर्थ के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, अन्य अर्थ के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह क्या है? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है, अनेकार्थी अर्थात अनेक अर्थ वाला। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये तो एक सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अच्छा, अनेकार्थी शब्द जो हैं वह वक्ता के भाव व प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करते हैं। या यूं भी कहा जा सकता है कि वाक्य में प्रकट होने वाले भाव के अनुसार ही हम अनेकार्थी शब्द का अर्थ प्रयोग करते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य में हम अनेकार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस संपूर्ण वाक्य से जो भाव निकलता है, अर्थात उस संपूर्ण वाक्य के भावानुसार ही हम उस अनेकार्थी शब्द के जो अनेक अर्थ निकलते हैं उसमें से जो अर्थ उस वाक्य के भावानुसार, वक्ता के कथनानुसार या प्रसंगानुसार सही होता है या वहाँ पर सटीक बैठता है, वही अर्थ को हम वहाँ पर लेते हैं। अर्थात इससे हमारा एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं और वाक्य में भावानुसार या प्रसंगानुसार या फिर वक्ता के कथनानुसार अनेकार्थी शब्दों के अर्थों में से किसी एक अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, सारंग। सारंग का कई अर्थ होते हैं, जैसे मोर, सारंग को सांप भी कहते हैं, बादल, हंस, कोयल और कामदेव। यहाँ पर हमने एक शब्द लिया सारंग, और सारंग जो है अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है और सारंग के निम्नलिखित अर्थ हैं, जैसे मोर, सांप, बादल, हंस, कोयल और कामदेव। अब हम इसके अलग अलग अर्थ के अनुसार एक वाक्य प्रयोग करके इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, अंबर पर सारंग घिरते देख सारंग नृत्य को व्याकुल हो गया। अब यहाँ पर हमने सारंग का प्रयोग 2 बार किया है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, सारंग का अर्थ क्या होता है? मोर भी होता है और बादल भी होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा अंबर पर सारंग घिरते देख। अब ये तो स्पष्ट है कि अंबर पर क्या घिरते हैं? अंबर पर बादल घिरते हैं। तो यहाँ पर सारंग का अर्थ क्या है? बादल है। अब सारंग को
सारंग नृत्य को व्याकुल हो गया। तो जब आसमान में बादल घिरते हैं तो उन्हें देखकर नृत्य करने को कौन व्याकुल होता है? सर्वविदित है, मोर। तो यहाँ पर जो दोबारा सारंग का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या होता है? मोर होता है। अब इसको ये तो हमने उसके भावानुसार, वाक्य अनुसार हमने सारंग के दो अलग अलग अर्थ को उन्हीं के सटीक स्थान पर लिया है। अब यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं ले सकते ना कि अंबर पर मोर घिरते देख बादल नृत्य को व्याकुल हो गया। यह तो इसका गलत अर्थ होगा, क्योंकि सारंग कई अर्थ प्रकट करता है। तो हमने जो हमारे वाक्य के अनुसार सही अर्थ था उसको उसी स्थान पर उस अर्थ को हमने प्रयुक्त किया, उसको उसी अर्थ में हमने वहाँ पर प्रयुक्त किया। जैसे पहले सारंग का अर्थ हमने बादल लिया और दोबारा जब वाक्य में सारंग शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसका अर्थ हमने मोर लिया। ठीक है। इसी प्रकार से सारंग का एक तीसरा प्रयोग हम देखेंगे। पैरों की आहट सुन सारंग बिल में जा छुपा। अब सारंग जो है अनेकार्थी शब्द है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सारंग बिल में कौन छुपता है? सर्प छुपता है। तो यहाँ पर सारंग का अर्थ क्या होगा? सांप होगा। तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अनेकार्थी शब्दों का जो अर्थ है वह वाक्य अनुसार कहाँ पर क्या अर्थ के लिए उसे प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद है सारंग पक्षी प्रेम की प्रकाष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। अब सारंग पक्षी, यहाँ पर सारंग का अर्थ क्या है? हंस से है। हंस जो पक्षी होता है, हंस के जोड़े को प्रेम की प्रकाष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर ना तो कोयल को माना जाता है और ना मोर को माना जाता है, और अन्य जो अर्थ हैं उसमें कोई भी पक्षी नहीं है। अब इसके बाद इसका एक अंतिम उदाहरण है। वसंत ऋतु में सारंग स्वर मन को मोह लेता है। अब वसंत ऋतु में किसका स्वर हमारे मन को मोह लेता है? कोयल का। तो यहाँ पर हमने सारंग का अर्थ क्या लिया? कोयल से लिया। तो इसी प्रकार इस उदाहरण के द्वारा मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अनेकार्थी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जो शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी शब्द का जो अर्थ हम लेते हैं, अब ये तो नहीं कि जहाँ पर अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर हम उसके सारे अर्थ लेकर के चलें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर वाक्य के अनुसार, भावानुसार, प्रसंगानुसार, मैं इसको कई बार यह शब्द रिपीट कर चुकी हूँ कि भावानुसार, वाक्यानुसार और प्रसंगानुसार तथा वक्ता के कथनानुसार हम अनेकार्थी शब्द का जो सही अर्थ वहाँ पर, जो अर्थ वहाँ पर ठीक बैठता है, उसी अर्थ का प्रयोग हम यथास्थान करते हैं। तो ये तो थे हमारे अनेकार्थी शब्द। अब इसके बाद में कुछ अनेकार्थी शब्दों के अन्य उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसे यहाँ पर हम अनेकार्थी शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है कर। कर का अर्थ देखिए क्या क्या होता है। कर भी एक अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। कर को हम हाथ भी कहते हैं, किरण, टैक्स, करना, करना अर्थात क्रिया से है, किसी कार्य को करना, या हाथी की सूंड। तो कर शब्द जो है वह एक अनेकार्थी शब्द है जो इन सभी अर्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब है जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? जल में जन्मा। तो जल में जन्मा अपने शाब्दिक अर्थ के कारण इसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कमल, कमल भी जल में होता है। शंख, शंख भी समंदर में प्राप्त होते हैं। मोती, मोती भी समंदर तल से हमें मिलते हैं। मछली, मछली भी जल में होती है। तो अर्थात जलज जो है वो अपने शाब्दिक अर्थ के अनुसार अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है और उसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कमल, शंख, मोती और मछली। अब इसके बाद अगला उदाहरण है हमारा पत्र। पत्र को हम के भी दो अर्थ हम यहाँ पर मुख्य अर्थ दो बताएंगे, चिट्ठी और पत्ता। पत्र अर्थात पत्ता भी होता है और पत्र अर्थात चिट्ठी भी होता है, इसे हम खत भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है कनक। कनक जैसे एक दोहा भी है, एक उदाहरण है
यमक अलंकार का कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए नर वह पाए बोराए। तो वहाँ पर भी कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक वहाँ पर दो अर्थों में लिया गया है कनक, सोना और धतूरा, लेकिन कनक के अन्य दो अर्थ और निकलते हैं। एक तो होता है इसका सोना, धतूरा, गेहूं और पलाश। तो कनक के चार अर्थ होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी अनेकार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम वो वाक्यानुसार उसका प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है हमारा गुरु। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु के कई अर्थ हैं। शिक्षक, और भारी को भी हम गुरु कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको भी हम गुरु कहते हैं, दो मात्राओं का जो वर्ण होता है उसे भी हम गुरु कहते हैं। तो अच्छा, इसके बाद आता है मधु। मधु के भी चार अर्थ निकलते हैं, जैसे शहद, मधु को हम शहद कहते हैं, हम उसे मदिरा भी कहते हैं, हम उसे मीठा भी कहते हैं और वसंत भी कहते हैं। यहाँ पर मधु के चार अर्थ निकलते हैं, अर्थात मधु क्या है? अनेकार्थी शब्द है। इसके बाद आता है अंक। अंक के भी देखिए कई अर्थ प्राप्त होते हैं हमें, जैसे गोद, संख्या, अध्याय, चिन्ह, नाटक का अंक। तो यह अंक के अर्थ हैं। अंक को हम गोद भी कहते हैं। माता ने पुत्र को अंक में भर लिया, अर्थात गोद में उठा लिया। संख्या भी कहते हैं, आपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करे। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द के वे शब्द जो अनेकार्थी शब्द अर्थात वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में रखते हैं। तो यह थे हमारे अनेकार्थी शब्द। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, और आज की कक्षा में हम अर्थ के आधार पर शब्द के दो ही प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के शेष तीन प्रकार, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अर्थ के आधार पर शब्द के शेष तीन प्रकार का अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।